बगैर T1, T2, T3 के किसी भी संगठन को चलाया नहीं जा सकता। हमें ये बात समझ लेनी चाहिए। हम पता नहीं कौन से ख्वाबों में खोए हुए रहते हैं। लोग समझते हैं, क्या बोलते हैं लोग, ऐसे पता है बहुत डेरोगेटरी लैंग्वेज में बोलते हैं, अरे पैसे की क्या जरूरत है, मायावती के पास तो बहुत पैसा है। खाली उनके घर का काम है, क्या अकेले का है? इस देश में कितने पता है जिनको आवश्यकता है 150 करोड़ में से कम 135 करोड़ लोग इन दो समस्याओं से ग्रसित हैं। अभी अभी रिपोर्ट आई है इलेक्शन के बाद। वो रिपोर्ट पता है क्या कहती है? टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, सारे न्यूज़पेपर में छपी है। वो ये कहती है इस देश की जो संपत्ति है, इस देश के जो संसाधन है, उसके 89% पर 11% लोगों का कब्जा है। किसका? 89% प्रॉपर्टी संपत्ति पे किसका कब्जा है? 11% लोगों का। और 11% लोग में कितने लोग काम चला रहे हैं? 89%। अब ये जो 89% लोग हैं, क्यों सोए हुए, क्यों खोए हुए? क्या दिखाई नहीं देती क्या लोगों को? आंखें नहीं है क्या? दिखाई नहीं देता कि इतनी बेईमानी है? एक तरफ करोड़ों करोड़ों के लोग गाड़ियों में घूमते हैं, 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, कहाँ कहाँ नहीं करते हैं, और एक तरफ खाने को क्या है? ये मैं नहीं कह रहा, अभी रिपोर्ट पब्लिश हुई है। कब? 89% जो संपत्ति है, संपत्ति पर कब्जा कितने? 11% लोगों का। ठीक है। और जो 89% लोग हैं, वो 11% संपत्ति में चला रहे हैं काम। अगर ये जो गैर बराबरी है, इस गैर बराबरी को मिटाना है तो कुछ करना होगा ना। हाँ है ना? क्या करना पड़ेगा फिर इसके लिए? तो कांसीराम साहब ने एक प्रोग्राम चलाया था, पे बैक टू सोसाइटी। ठीक है। क्या करो भाई? पे बैक करो। जैसे मैं प्रोफेसर बन गया तो किसके हिस्से से बनाऊं? रिजर्वेशन से बनाऊं ना प्रोफेसर। तो मैं समाज के हिस्से से बनाऊं। अगर 15% रिजर्वेशन ना होता, 7.5 ना होता, 27 ना होता, तो मैं वहां तक नहीं पहुंच पाता, चाहे मैं कितना ही लाख टैलेंटेड सही। अगर दरवाजा ही बंद होता तो घुस। तो उन्होंने कहा कि ये जो हमने पाया ना, इतनी इज्जत, इतनी शोहरत, इतना पैसा, हुनर, तो इसका कुछ हमें वापस भी करना चाहिए समाज। बाम सेठ का यही कॉन्सेप्ट है। क्या है? पे बैक टू सोसाइटी। हम ना पे बैक नहीं कर रहे, हम ले बैक कर रहे। क्या भैया, असिस्टेंट प्रोफेसर तो बन गए, प्रोफेसर और बना दो। ठीक है। एसडीएम बन गए तो क्या बना दो? पीएम बना दो। ठीक है। और क्या बन गए? स्कूल में मास्टर बन गए तो क्या करो? प्रिंसिपल बना दो। और दो लो मत देना तो छोड़, पे बैक तो थोड़ा क्या करे, ले बैक शुरू हो गया। अब ले बैक ज्यादातर की लाइन यही लगी रहती है ना। कांसीराम साहब ने बहुत डिसीजन किया, आज नहीं, समय मिलेगा फिर बात करेंगे। इन लोगों का चरित्र कैसा है उस पर बहुत बात की। क्या करते हैं? कांग्रेस एंड पार्टी ने क्या किया? चमचे पैदा किए, नेता बना दिए। हमारे ज्यादातर लोग पढ़े लिखे लोग कहाँ लाइन लगा देते हैं? उन मिनिस्टरों के यहाँ लाइन लगा देते हैं कि साहब हमारा प्रमोशन करवा दो, पोस्टिंग करवा दो, इधर करवा दो, उधर करवा दो, है ना। और जो इधर काम कर रहा होता है उसको गाली देते हैं, क्योंकि गाली दे के बचने का सही रास्ता। कहते हैं ना, भावना सच्ची हो तो रास्ते निकल जाते हैं, और भावना अगर सच्ची ना हो तो बहाने भी 101 निकाल लेता है आदमी। फिर बोलते हैं ऐसे नहीं कर रहे, वो वैसे नहीं कर रहे, बोले तुम्हारी पार्टी में, तुम्हारे संगठन में बेईमान लोग हैं, धूर्त लोग हैं, हम नहीं आएंगे। तो जिधर जा रहे हो क्या सब ईमानदार है क्या उधर? ये भी तो सोचने वाला सवाल है ना, कि जो दूसरे संगठन है क्या ईमानदार है वहाँ पे? अगर ईमानदार होते तो फिर उन्होंने अरबों खरबों की संपत्ति क्यों बनाई है? फिर वो जिनका हिस्सा जितना देना चाहिए सत्ता में रहकर क्यों नहीं दिया उन्होंने? आपके रिजर्वेशन का कोटा पूरा किया उन्होंने? आज तक नहीं किया। और आपको क्या लगता है वो ईमानदार लगते? आपकी बहन बेटों की इज्जत उन्होंने लूटी, फिर भी आपको क्या लगते हैं वो अच्छे लगते हैं? आपका अपमान उन्होंने किया है, फिर भी क्या लगते हैं आपको? अच्छे लगते हैं। लेकिन जो आपके सम्मान के लिए, आपकी बढ़ोतरी के लिए, आपके विकास के लिए जो मरा जा रहा है रात दिन, जिसने फूंक लिया अपने आप को, उसकी बात सुनने को क्या नहीं आप?
राजी नहीं। तो ऐसे समाज का पतन तो स्वाभाविक है। जो अपने महापुरुषों को, आपके लिए मरने वालों को, आपके लिए जीने वालों को, तो आपके लिए समर्पित करने वाले आदमी की अगर आप इज्जत करना नहीं जानते तो ऐसे समाज के लिए अभिशाप है। ये वो अभिशप्त है समाज, क्योंकि जीते जी जो आपके लिए मरने को मर जाता है ना, अपना खून चलाता है, अपने बच्चे त्याग देता है, घर त्याग देता है, सुख त्याग देता है, चैन त्याग देता है, अगर आप उसकी बात सुनने को राजी नहीं है तो ये अभिशाप है उस समाज के लिए। वो रहेगा ही ऐसा, जिसमें मैं खुद को भी शामिल करता हूँ। मुझे कुछ बात समझ में आई तो चलने लगा, मैं भी करने लगा। मुझे कोई कहता थोड़ी नहीं जाओ जाओ करो, लेकिन हमें लगा ये जिम्मेदारी है हमारी कि हमारे बाप दादाओं ने इतनी परेशानी उठा दी कि थोड़ा थोड़ा कंधा हमको भी लगाना चाहिए। हाँ है ना। तो पेबैक टू सोसाइटी का कार्यक्रम भी बंद हो गया। अब ये किसने बंद किया भाई? आप किसको दोष देते हैं इसके लिए? हाँ, बचने का एक रास्ता है, जो लीडरशिप है उसके गले में मत डाल दो सब चीजें। मैंने साहब को भी सुना, उनसे मैं मिला जब विद्यार्थी था। एक बार मैं बहुत देर खड़ा रहा, मैं ज़्यादा बात नहीं की, खड़ा रहा, मुझे अच्छा लगा, घंटे 2 घंटे वो ISI में आए थे। दूसरे बार जब देखा तो बीमार थे, 1 जनवरी 2005 को। तो मैं कभी उनसे बात तो नहीं कर सका, लेकिन मैंने उनको लाइव बोलते हुए सुना, देखा। उनको चलना मुश्किल होता था तो भी बात करते थे, समझाते रहते थे घंटों घंटों। खाना नहीं खाते थे। मेरे सामने का उदाहरण है, एक दलित हिस्ट्री कांग्रेस हुआ था 99 में दिल्ली में। बहुत सारे लोग, इंटेलेक्चुअल लोग आए थे। तो एक पत्रकार आई थी, तो उनसे पूछ रही थी कि 99 में आपका इलेक्शन होने वाला था ना, इलेक्शन हुआ था, उसमें आपकी कोई सीटें नहीं था। उन्होंने खाना छोड़ दिया। उस पत्रकार, एक लड़की थी, उसको घंटों समझाते। डेडिकेशन देखो आदमी का उस उम्र में। कब? 65-66 साल की उम्र में। चल नहीं सकता, शुगर की बीमारी है, डॉक्टर साथ रहता है इंजेक्शन लगाने के लिए इंसुलिन का। शायद आप ये बात नहीं जानते, ठीक है। एक डॉक्टर रहता था, कब दवाई खानी है, कब इंजेक्शन मारना है, कब आपको रोटी खानी है। उसका भी, उस आदमी को होश रहता नहीं है, काम वाले आदमी को तो रहता था, उसने काम किया। तो उन्होंने, अगर वो डायरेक्टर बने, डिप्टी डायरेक्टर बने, पढ़े लिखे, तो अपना कर्ज उतार के गए ना समाज का। हाँ या ना? उतार के गए कि नहीं गए? बहन जी पढ़ी तो बहन जी ने कितना कर्जा उतारा समाज को, क्या क्या नहीं दिया है, जो कुछ वो दे सकती थी अपनी जितनी हैसियत थी उनकी सरकार की। उन्होंने स्कूल, उन्होंने कॉलेज, उन्होंने यूनिवर्सिटी, उन्होंने हॉस्टल, उन्होंने तहसीलें, उन्होंने ज़िले, उन्होंने ज़मीन के पट्टे, 5 लाख हेक्टेयर ज़मीन उन्होंने क्या की, भूमिहीन लोगों को वितरित अपनी सरकारों के द्वारा। 26,500 करोड़ रुपए ग्राम विकास, जो अम्बेडकर ग्राम विकास योजना है, जहाँ शेड्यूल कास्ट बहुत कम में रहता है, उन गाँवों में लगाया। सड़क में, बिजली में, पानी में, स्वास्थ्य में, स्कूल में, ठीक है। जो झुग्गी झोंपड़ियों में जो लोग रहते हैं शहरों में, उनको उस गंदगी से निकालने के लिए जब सरकार थी 2007 से 2012 के बीच में, तो उन्होंने मान्यवर कांसीराम शहरी आवास योजना शुरू की और 1 लाख आवास उन्होंने बिना एक भी रुपया लिए किसी से वितरित किए, जो लोग झुग्गी झोंपड़ियों में, शहरों की बात कर रहा हूँ, जो झुग्गी झोंपड़ियों में शहरों में रहते थे, मलिन बस्तियों में, उनको मलिन बस्तियों से निकाल के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग चाहिए खड़ा है। कई बार लोग पूछते हैं हमारा ग्राफ नीचे गया है ना। सभी आप लोग सब महसूस करते हैं कि नहीं करते? हमारा ग्राफ क्या है? जो हम 2012 तक थे, उस ग्राफ से हम क्या चले गए? नीचे चले गए। कभी आपने विचार किया ऐसा क्यों हुआ? 88,000 शिक्षकों की भर्ती, 35,000 पुलिस की भर्ती, आपके रिजर्वेशन का कोटा पूरा, आपको जमीन 5 लाख हेक्टेयर जमीन कितनी होती है? आप अंदाजा लगाइए। मुझे लगता है लगभग आधा झारखंड। इतनी जमीन किसको दी? दूसरों से निकाल के जो सरकारी जमीन थी वो बांट दी। ठेके में आपको रिजर्वेशन, जितनी संख्या है उतनी भागीदारी आपको दी। नौकरियों में जितनी आपकी हिस्सेदारी उसमें दी आपको। आपकी सुरक्षा का इंतजाम किया, किसी के साथ अन्याय ना हो, अत्याचार ना हो, उस सब का क्या किया? इंतजाम किया। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी क्या किया आपने? ठीकरा उनके सर पे फोड़ दिया। किन लोगों ने फोड़ा है पता है? ठीकरा पढ़े लिखे लोग। पढ़े लिखे लोगों ने बाकायदा आंदोलन चलाया इस बात के खिलाफ। बहुत सारे लोगों का नाम नहीं मैं लेना चाहूंगा, आप जानते होंगे,
ठीक है, कोई किसी वामशब्द के नाम पे, कोई एक्स के नाम पे, कोई वाई के नाम पे, कोई सी के नाम पे, कोई डी के नाम पे। और क्या कर रहे थे, जो लोग पे बैक टू कर सकते थे उन्होंने उनका मुंह मोड़ दिया दूसरी तरफ। उनको इशारा कहीं और, सहारा कहीं और से आने लगा तो उनका इशारा भी समझ लिया, तो पैसा कोई देता है। तो हमारे आपके लिए तो ये प्रोग्राम लगाने के लिए इतना मुश्किल होता है, लोगों के हजार हजार 2-2 हजार के प्रोग्राम कैसे लग जाते हैं भाई। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो इधर आके कुछ और बात करते हैं, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ इंडिया में, साउथ में जाके कुछ और बात करते हैं। एक आदमी को मैंने सुना, वो कहता था कि हाथी जो है ना महाराष्ट्र में छोटा ऐसे बड़ा मत होने दो। और मैं समझता हूँ आप भी ऐसे लोगों के शिकार हुए हैं जिसकी वजह से आप में कन्फ्यूजन पैदा हुए। अगर ये कन्फ्यूजन पैदा ना हुए होते तो ये ग्राफ नीचे जाता नहीं। दूसरी मुझे बात जो समझ में आती है ना, वही आती है कि बहन जी ने बिना मांगे लोगों को बहुत कुछ दे दिया, लोगों के पेट भर गए, पैसा आ गया, फिर क्या होने लगे, वो गुमान में आ गए। कांसीराम साहब क्या करते थे, देते थे लेकिन पहले बोले भाई चलो इसके लिए लड़ो। तो लोगों को लगता था ये हमने क्या किया, लड़के हासिल किया है, उसकी वैल्यू समझते। रैली में जाओ, थैली दो, साइकिल चलाओ, पैदल चलो, प्रोग्राम लगाओ, इससे लड़ो उससे लड़ो, तो लोगों ने हमने हासिल क्या है। जब हमारी सरकार बन गई, बहन जी ने सोचा मैं क्यों समाज के लोगों को परेशान, क्यों उनसे रैली में बुलाओ, क्यों उनको तकलीफ दो। इतनी तकलीफ में तो पहले से ही रहते, तो उन्होंने क्या किया, उनको बिना मांगे दे दिया। विदाउट डिमांड शी हैज कन्वेड द कमांड। ठीक है, क्या हुआ, बिना डिमांड के क्या किया, कमांड चल रही थी। तो लोगों को लगा यार बहन जी को ही गाली देने लग गए लोग, छोड़ के चले गए। लाखों लोग है ना ईमानदारी से करोड़पति अरबपति हैं उत्तर प्रदेश। तो उनके पेट भर गए, उनको लगता है अब दूसरे लोग अच्छे हैं। तो गलती किसकी है, अगर आप नहीं करोगे किसका नुकसान है, एक का तो नुकसान नहीं है, पूरे समाज का नुकसान है। पूरे देश में एक राज्य में सरकार बनी, पूरे देश के लोगों का हौसला क्या था, ऊपर था या नहीं था। आपका भी हौसला ऊपर था या नहीं था, हौसला टूटा है ना आपका। क्यों टूटा हौसला, क्योंकि हमने सही विचार नहीं किया। मैं जाता था उत्तर प्रदेश में तो लोग कहते हैं बहन जी ये कर रही है वो कर रही है, मैं कह रहा अपने पैरों पे अपना गड्ढा खुद मत खोदो भाई लोगों। और बड़े बड़े अधिकारियों के हाल थे ये। रिजर्वेशन इन प्रमोशन दिया, एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ रिजर्वेशन इन प्रमोशन 100% लागू हुआ। 1,15,000 लोगों को आउट ऑफ द टर्न जाके प्रमोट किया था। क्या किया, 1 लाख में से अगर 10,000 भी सही से काम करते, मैं कह रहा हूँ ये पूरे देश को बदल डालते। हाँ या ना, 10,000 भी, वो 10,000 भी ईमानदार नहीं निकले जिन्होंने मलाई खाई ना। जो जिस पद पे लास्ट के सालों में पहुंचते हैं वो 15-15 साल, कोई 20 साल, कोई 10 साल रहा उनको। और हमारी सरकार जाने के 2 ही बड़े कारण रहे। एक कारण रिजर्वेशन इन प्रमोशन, और दूसरा बहन जी ने जो इतिहास खड़ा किया ना जमीन पे, स्मारक बना के। उनको लगा कि जिनको हमने जमीन में दबाया हुआ था ना इतने सालों सालों से, हजारों सालों से, इन्होंने क्या कर दिया, उनको बाहर निकाल के खड़ा कर दिया। और आज क्या हुआ, जिन्होंने रिजर्वेशन इन प्रमोशन में विरोध किया और आज हम उनके साथ खड़े। और कमाल की बात है, शर्म आनी चाहिए पढ़े लिखे लोगों को कि जिन्होंने आपका बिल फाड़ दिया रिजर्वेशन का पार्लियामेंट में, आप उनके साथ कह रहे हो उन्हें मसीहा ढूंढ रहे होंगे। जिनके बाप ने, जिनके दादा ने, परदादा ने, दादी ने आपका कब्र खोदी, आप उसमें क्या ढूंढ रहे हो, अपना मसीहा ढूंढ रहे हो। अभी चुनाव होने वाला नहीं, तक ज्यादातर के दिल में क्या चल रहा है, भाई कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी होगी। भाई बहुत अच्छी कैसे हो गई, फूले को मारने का इंतजाम उसने किया, साहू को उसने बोला इसका सत्यानाश कर दो, इसका राज्य हड़प कर लो। बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर हमले उन्होंने किए, कांसीराम साहब को क्या क्या यातनाएं नहीं दी, बहन जी के ऊपर कितने केस ने चलाया, रिजर्वेशन पूरा नहीं किया, कोटा पूरा नहीं किया, इज्जत नहीं दिया, मान नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया। और फिर हमारे दिल में पता नहीं कहाँ से ये बातें घर कर रही हैं। क्यों कर रही है, क्योंकि हम चर्चा नहीं करते, सोचते नहीं, विचारते नहीं, समझते नहीं। इसलिए मान्यवर कांसीराम लगभग हर रैली में कहते थे मैं ऐसा समाज चाहता हूँ जो सोचने समझने वाला। कैसा समाज, हम सोचते समझते हैं क्या,
लगभग हर रैली में कहते थे मैं ऐसा समाज चाहता हूँ जो सोचने समझने वाला हो, क्योंकि जो समाज सोचता है विचार करता है उसी को बातें समझ में आती है। जैसे हम बात कर रहे हैं तो कुछ तो बात आपको समझ में आ रही होगी ना। अगर हम ये बात ना करते, ये विचार ना करते, या हम विचार ना करते तो बात नहीं आती, एक दूसरे के समझ में मिला लेते, कुछ आपकी समझ कुछ हमारी समझ, तो क्या होती है, बात क्लियर हो जाती। अगर हम सोचे समझे ही नहीं, क्योंकि हम तो क्या करते हैं, खाओ नौकरी करो, खाओ सो जाओ मजे करो, सोचोगे समझेंगे तो बात समझ में आती नहीं है। फिर जो डुगडुगी बजाने वाले बाजार में घूमते हैं ना, वो लगता है बहुत अच्छे हैं मदारी लोग। मुझे ना एक कहानी याद आई, मैं एक कहानी पढ़ता था। एक बार क्या हुआ, एक कौवा था,